ओके, सो वेलकम बैक टू द टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फेज वेलोसिटी की और ग्रुप वेलोसिटी की। दोनों ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। खास तौर पर अगर हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स यानी ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन और डिब्रॉगली हाइपोथेसिस वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। तो शुरुआती जो कंसेप्ट था उसमें ये था कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल पार्टिकल है तो हम उसके साथ एक वेव नेचर जुड़ा हुआ मान सकते हैं। अब जो वेव है इसकी जो वेलोसिटी मानी गई उसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। ओके, सो ये शुरुआत में ये कहा गया कि भाई ये जो वेलोसिटी है इसकी फेज वेलोसिटी है। लेकिन देखा ये गया कि जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू थी उसका जो फॉर्मूला था वो इस तरह से कुछ आ रहा था, c²/v। यहाँ v क्या है? v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जिसके साथ ये जो पार्टिकल जिसके साथ हमने ये मैटर वेव जुड़ा हुआ मान रखा है। तो यहाँ पर हम रिलेटिविटी कहती है कि v की वैल्यू हमेशा c से ज़्यादा होगी, इसका मतलब vp हमेशा c से ज़्यादा होगा। तो अब ये दोनों बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। तो एक तो हम कह रहे हैं कि मटेरियल पार्टिकल है, आप कह रहे हो वेव है। अब अगर v की वेलोसिटी हम कुछ हायर वैल्यू पे मान लो v की वैल्यू हम c/2 मान रहे हैं, हमारा पार्टिकल c/2 वेलोसिटी चल रहा है, तो उसके साथ जो वेव नेचर जुड़ा होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2c। तो वेव नेचर जो जुड़ा है उसकी वेलोसिटी 2c है और जिस पार्टिकल के साथ जुड़ा है उस पार्टिकल खुद की वेलोसिटी c/2 है। इसका मतलब है कि पार्टिकल से वेव नेचर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो चल रहा होगा c/2 वेलोसिटी से और ये चल रहा है 2c वेलोसिटी से। तो इस तरह के बड़े ही नॉन फिजिकल से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए जब हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि सिंगल वेव नेचर एसोसिएटेड है या मल्टीपल वेव नेचर एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर श्रोडिंगर आते हैं और श्रोडिंगर एक आइडिया यहाँ पर देते हैं कि भाई डिब्रॉय हाइपोथेसिस में तो ये कहा गया है ना कि वेव नेचर तरंग का प्रभाव जुड़ा होता है। एक है कि 2n है, कितनी वेव है इस पे कोई बात नहीं है। अब रही बात ये जो फेज वेलोसिटी का और पार्टिकल की वेलोसिटी का छोड़ के एक दूसरे से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर ने कहा कि वेव मैटर वेव जो होती हैं वो कई अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलग अलग वेव नंबर की वेव यहाँ जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर k1 से लेकर के k2 k3 इस तरह से dk, मतलब यहाँ k क्या होता है 2π/λ। तो यहाँ पर dk रेंज में हमारे पास वेव हैं, इनकी वेलोसिटी ω1 ω2 ω3 इस तरह से हैं। तो फ्रिक्वेंसी की जो वेलोसिटी है वो dω है। तो जब ये सारी वेव्स अलग अलग वेव नंबर की अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जब एक साथ सुपर इम्पोज होती हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का एक वेव नेचर बनता है। तो इस तरह का हमारे पास एक वेव पैकेट बन जाता है। तो हमारे पास जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के चारों तरफ एक वेव पैकेट होता है, एक वेव पैकेट होता है, और या कह लो कि एक वेव ग्रुप होता है। तो भाई ये वेव ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है? उस मटेरियल पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ आपने इन मैटर वेव को जुड़ा हुआ माना है। तो जब भी हमारा पार्टिकल मूव करता है तो आप कह सकते हो कि उसके साथ एक वेव पैकेट या वेव ग्रुप एसोसिएटेड होता है और इस ग्रुप की जो वेलोसिटी होती है उसको vg कहते हैं। तो हमारे ग्रुप की वेलोसिटी vg है और आप देख रहे हो कि हमारा जो पार्टिकल है ये इस पैकेट के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, एक तरह से ट्रैप है, एक तरह से आप मान सकते हो। तो हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी हमेशा उस पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर रहेगी। तो इस तरह से श्रोडिंगर ने काम बताया, एक कॉन्सेप्ट दिया कि हर पार्टिकल के साथ हमें ग्रुप वेलोसिटी समझनी पड़ेगी। ग्रुप ऑफ वेव्स वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं, ना कि एक सिंगल मैटर वेव यहाँ पर मूव कर रहा होता है। तो vg = v, ये एक हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सी बात समझ लें कि किस तरह से डिब्रॉय हाइपोथेसिस ने बोहर के मॉडल को सपोर्ट किया। देखिए भाई, अब हमें एक हेडिंग जो पढ़नी है, जो समस्या पढ़नी है वो है कि हमें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल
using what using de Broglie hypothesis. So now this is the next task कि we have to एक्सप्लेन बोहर क्वांटाइजेशन रूल को हमें एक्सप्लेन करना है de Broglie हाइपोथेसिस से। देखिए भाई, बोहर का क्वांटाइजेशन रूल अपने आप में एक बड़ा ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था। बोहर ने कहा था कि जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और ये जो पाथ है ये सर्कुलर पाथ है। हमें मालूम है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज होता है तो वहाँ एक्सेलरेशन आता है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वहाँ से फोटोन के फॉर्म में एनर्जी बाहर रेडिएट होती है। ये मैक्सवेल का रूल है। बट बोहर कहते हैं कि इस सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसमें से किसी तरह का कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर बोहर एक तरह से हमें ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन वहाँ से कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं हो रहा है। यानी कि इस समय मैक्सवेल का वो जो रूल है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन फेंकते हैं, वो यहाँ लागू नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोहर इसका जवाब देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स को जहाँ पर ये ऐसा फॉलो हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया कि यहाँ पर हमारे कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट हैं। तो यहाँ हमारी स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट की खास बात क्या होती है कि हर स्टेशनरी ऑर्बिट में एक रूल फॉलो होता है, और वो रूल है कि उस स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा, मान लो nth ऑर्बिट है, वो nh/2π इस रूल को फॉलो करता है। तो हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के लिए उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा। और अगर जो ऑर्बिट इस रूल को फॉलो करते हैं उन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों से कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होगा। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेंगे वो मैक्सवेल के नियम से बच जाएंगे। ये आइडिया ऑल ऑफ सडन आया तो ठीक है, इसका एप्लीकेशन करके बोहर ने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो तो एक्सप्लेन कर दिया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से, किस तरह से इस आइडिया को हम एक्सेप्ट कर लें सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे रिजल्ट्स हमारे कुछ समझ में आ जा रहे हैं। हो सकता है ये एक संयोग हो। अब यहाँ पर de Broglie आते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। de Broglie कहते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जो एक लॉ फॉलो करते हैं, और लॉ क्या है कि ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होता है वो मैटर वेवलेंथ के प्रोपोर्शन में इस फॉर्मूले से जुड़ा होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कोई Rn ऑर्बिट कोई nth ऑर्बिट है जिसकी रेडियस Rn है, वो अगर स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका मतलब है वहाँ पर इस तरह का एक फॉर्मूला काम कर रहा होगा जहाँ पर 2πr क्या है, उस nth ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस है, n ऑर्बिट का नंबर है, और लैम्डा n क्या है, उसके लिए हमारा de Broglie वेवलेंथ है। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्बिट ये है और हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है। अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट है तो इसमें हमें इस तरह से वेवलेंथ जब बनाएंगे तो हमारा वेवलेंथ इस प्रकार से इसके अंदर फिट हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या ये फिट हो रहा है इस जगह पर? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये एक कंटिन्यूस तरीके से फिट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट बनाया है ये स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लैम्डा n वेवलेंथ पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रही है। आपने यहाँ पर एक वेवलेंथ है, 2 वेवलेंथ है, 3 वेवलेंथ है एंड 3.5 वेवलेंथ यहाँ पर यूज हो रही हैं। अच्छा, अगर हमने एक ऑर्बिट लिया, अगर एक ऑर्बिट आपने लिया है तो ज़रा देखें, इसमें 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ,
4 वेवलेंथ। मतलब आप थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह रीड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो कि पूरा 1, 2, 3 और 4, तो फर्स्ट वेवलेंथ है, सेकेंड वेवलेंथ है, थर्ड वेवलेंथ है और 4 वेवलेंथ है। तो यहाँ पर 2 पाई आर जो है वो 4 टाइम लेमडा को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये जो स्टेशनरी, ये जो ऑर्बिट होगा वो ऑर्बिट स्टेशनरी होगा। तो de Broglie क्या कहते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होती है? वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं जिसमें इंटीजर नंबर में हमारे जो मैटर वेवलेंथ हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं। चलिए इसी अजम्पशन को लेकर के आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपने 12th क्लास में बोहर्स थ्योरी पढ़ी है, बोहर्स थ्योरी या बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम nth ऑर्बिट का रेडियस निकालें तो रेडियस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर पाई टाइम m e स्क्वायर। ये हमारा बोहर की थ्योरी से निकलने वाला फॉर्मूला होता है। तो nth ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसका जो रेडियस होगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होता है। अब हम क्या करें, इसमें हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 पाई आर इधर कर दीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई टाइम m e स्क्वायर कर दें। पाई पाई यहाँ से हम कैंसिल मान लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम मान लें क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी किसमें, कोई nth ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट है ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो अगर कोई nth स्टेशनरी ऑर्बिट है तो वहाँ पर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है nth के लिए वो होता है e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। ओके, सो ये हमारे पास हो गए। अब हम यहाँ पर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, तो p बराबर mv होता है। तो nth ऑर्बिट में अगर वेलोसिटी मालूम है तो nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का हमें मोमेंटम भी मालूम चल जाएगा। तो आप क्या करिए, आप v में गुणा कर दीजिए m से, तो m स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन n h। ठीक है बच्चों, तो आपके पास मोमेंटम भी मिल गया। अब हम यहाँ पर de Broglie रिलेशन या de Broglie रिलेशन यूज करते हैं। तो लेमडा n है h अपॉन पी एन। nth ऑर्बिट के लिए मोमेंटम मालूम है, तो nth ऑर्बिट में de Broglie वेवलेंथ कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा h अपॉन m e स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन n h। तो भाई यहाँ पर हम लेमडा n की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन एन एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 2 पाई एप्सिलॉन एन एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। अब कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कंपेयर करेंगे, लेमडा एन की वैल्यू, जैसे ये देखो ये वैल्यू है, और जो हमने इससे पहले निकाला था आर, तो सबसे पहले इससे निकाला था 2 पाई आर की वैल्यू, दिस ये देखो इसकी वैल्यू। तो अगर कंपेयर करोगे तो 2 एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें, n से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर, और बाहर बचेगा 1/n, और इसकी वैल्यू उठा करके हम ये रख दें 2 पाई, तो लेमडा n बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एन बाई एन। ठीक है, लेमडा एन की वैल्यू 2 पाई। अब यहाँ से अगर हम 2 पाई आर एन कर दें तो एन एच लेमडा एन। देखो भाई ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये वही कंडीशन आ गई ना जो इससे पहले हम लोग ने मान के चली थी। तो हमने शुरुआत तो किया था बोहर के इस रूल से और बोहर के इस रूल से, और कहाँ पहुँच गए हम, पहुंच गए हम उस रूल से जो कि de Broglie ने बताया था कि स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब होता है। तो ये जो फॉर्मूला लेके हम शुरू से चले हैं de Broglie वेवलेंथ के स्टेशनरी ऑर्बिट से रिलेशन का, वो हमने देखो यहाँ से प्रूफ कर दिया। सवाल ये आता है कि क्या हम इससे बोहर कंडीशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हाउ टू गेट द बोहर्स कंडीशन, आप बोहर्स कंडीशन यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? देखो भाई,
क्या होता है एल। एल की जो वैल्यू है वो हम कह सकते हैं पी एल एन इज इक्वल टू पी आर एन। अरे भाई मोमेंट ऑफ मोमेंटम ही तो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ले लो तो p टाइम आर। अब क्या करो, यहाँ पर p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू आपने लिखी थी me² 2 एप्सिलॉन NH, देखो यही तो है p, यहाँ पे लिख दो। और r की वैल्यू क्या थी, थोड़ा सा ऊपर हमें खिसकाना पड़ेगा, r की वैल्यू थी, r की वैल्यू फर्स्ट रिलेशन था हमारा, तो r की वैल्यू थी, हाँ r की वैल्यू थी हमारे पास एप्सिलॉन n² अपॉन पाई टाइम me²। अब यहाँ पर देखो कुछ मार काट होगी, यहाँ पर पाई e² me² कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन कैंसिल कर देगा, n पावर कैंसिल कर देगा, h पावर को कैंसिल कर देगा, तो NH/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होता है। देखो इसको भी हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ कर लिया, हालांकि तो प्रूफ हो ही जाना था क्योंकि हमने बोहर मॉडल के ही V और बोहर मॉडल से ही R को लिया है। हाल फिलहाल यहाँ पर आप ये एक खास चीज़ को समझो कि जब हम डी ब्रॉय वेवलेंथ कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से हम क्या चीज़ प्रूव कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हम आपका ये बता सकते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों होता है। तो वो सारे ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर आप निकालोगे तो वो इंटीजर नंबर में उसमें एडजस्ट हो जाए। अगर इंटीजर नंबर में एडजस्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो ऑर्बिट हमारी स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होगी। Okay, so this is a very quick and short video to discuss this part of de Broglie wavelength. Next will be the discussion over Schrödinger equation. Okay, have a nice day.